Hello friends, once again in the subject accounts. कैपिटल रेवेन्यू चल रहा है। आपने कल एक नया पॉइंट भी सीखा था, प्रेफर्ड रेवेन्यू, आपको याद होगा। एफआईबी को में आपको ये काम आएगा, तो फायदा लेना है। भाई साहब, अपना थियरी का पहला चैप्टर चालू है। मैं थोड़ा उसी तरफ आज अपना रुख करूंगा, चैप्टर 1 में, जहां मैं थियरी पढ़ा रहा था। ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है प्लेसेस में, मैंने अंडरलाइन करके रखा है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, 5 से 10%, दैट्स इट। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ये क्या उन लोगों के लिए दिया है। अभी मैं आपको एक थोड़ा रहस्य बता दूं, ये सीएफ के बुक्स के पीछे का। सीएफ की एग्जाम आफ्टर 12th, यानी कि आफ्टर अपीयरेंस ऑफ 12th स्टूडेंट कैन गिव। ठीक है, वापस बोलता हूं, देख तेरे को समझेगा। सीएफ की एग्जाम हु कैन गिव, आप मेरा स्क्रीन पे ही पूरा रखना, क्योंकि मोरलेस आज लिखने का काम नहीं है। तो प्लीज हैव मी ऑन योर स्क्रीन टोटली, दैट विल बी एडवांटेजियस टू यू, क्योंकि लिखने का आएगा तो मैं बता दूंगा। बाबूजी, ये सीएफ की एग्जाम कोई भी दे सकता है, मतलब खाली कॉमर्स वाला नहीं। बस यहीं से बात शुरू हो रही है। कॉमर्स के वाले बच्चे को बहुत कुछ मालूम है। अभी तो यहाँ वो सब चैप्टर आएंगे, बुक कीपिंग क्या बोलते हैं ना, जर्नल, लेजर, ये सब है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है। आंसर सीधा है। आफ्टर 12th इवन साइंस स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट्स, दे कैन ऑल्सो अपीयर। मतलब कॉमर्स के बच्चे लोग के सीएफ ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जब साइंस का और आर्ट्स का बच्चा इसमें जुड़ेगा, तो उसको भी तो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी सब आना चाहिए ना बच्चा। तो उसके लिए ये सब दिया है। इसलिए अपने को ये सब पढ़ना जरूर है, मगर ऊपर ऊपर से, क्योंकि अपने को डेप्थ की जरूरत नहीं है। जर्नल, लेजर सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा सर ये तो अपने को तो 100% आता है। दैट इज व्हाट द फर्स्ट चैप्टर। चलिए मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं, जहां मैं रुका था लास्ट टाइम। बाबूजी, अपना टॉपिक चल रहा था, मैंने ये बताया था अकाउंट का यूज कौन कौन करेगा, कि अकाउंट का यूज इन्वेस्टर लोग करते हैं, जो लोग पैसा बिजनेस में लगाते हैं बच्चा। सीधी बात है ना, शेयर खरीदते हैं, दे आर द रियल इन्वेस्टर्स। तो उन लोग पहले कोई भी कंपनी का अकाउंट स्टडी करेंगे, कंपनी का रिपोर्ट स्टडी करेंगे, कि भाई ये कंपनी क्या कर रहा है, इसका सेल्स कैसा है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, इसका एसेट्स, इसका लायबिलिटीज, इसका प्रोग्रेस, ये चेक करना जरूरी है। सो अकाउंट इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, इट इज यूजफुल फॉर एम्प्लॉइज। बाबूजी, एम्प्लॉइज यानी वर्कर्स, स्टाफ। भाई साहब, आज स्टाफ को भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि अपना बिजनेस कितना कमा रहा है, हम लोग को कितना मिल रहा है। इट इज यूजफुल फॉर लेंडर्स। लेंडर का मतलब जो लोन देता है, लाइक बैंक एक्सेट्रा। ये थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया था, मुझे मालूम है, थोड़ा रिकैप करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो अकाउंट्स आर यूजफुल टू सप्लायर्स, जो अपने बिजनेस में गुड्स सप्लाई करता है, क्रेडिट पे गुड्स भेजता है बच्चा, उनको मालूम होना चाहिए ना। एक शब्द बोल रहा हूं, अंदर भले नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ पर्सन। रिपीटिंग, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पर्सन। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उस इंसान की कितनी ताकत है जी, कि आज अपन उसको क्रेडिट में गुड्स देंगे तो क्या वो पैसा वापस कर सकेगा, कितने दिन में करेगा, इंस्टॉलमेंट में भरेगा, अपना पैसा डूबेगा तो नहीं। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोरोना वायरस में अमेरिका में बहुत सी कंपनियों ने
अपना डिफॉल्टिंग और बैंक्रप्सी का एप्लीकेशन डाल दिया। लास्ट के जो 3 महीने में ये यहां चल रहा है वहां पे ज्यादा है। बाबूजी कितनी कंपनियों ने अपना डिफॉल्टिंग एंड बैंक्रप्सी में नाम डाल दिया कि वी आर बैंक्रप्ट। क्यों? तो कि हमारा कुछ काम नहीं चल रहा है, सेल नहीं हो रहा है, हम लोग ने ऑलरेडी लोन लिया है, उसका ब्याज भरना है, जगह भी भाड़े पे है, अब मैं क्या करूं? क्रेडिट वर्दीनेस। तो इंसान कितना पैसा भर पाएगा ये देखना पड़ता है, उसकी ताकत देखनी पड़ती है। तो अकाउंट के ऊपर से मालूम पड़ जाता है कि बिजनेस की कितनी ताकत है। सो अकाउंट इज यूजफुल फॉर सप्लायर, इट इज यूजफुल फॉर क्रेडिटर, इट इज यूजफुल फॉर कस्टमर। बाबूजी बहुत जरूरी बात है कि कस्टमर को भी मालूम पड़ना चाहिए कि अपना कंपनी अपने से कितना प्रॉफिट कमा रहा है। बाबूजी ये कोरोना के माहौल में आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा, वो क्या ये हिंदुस्तान यूनिलीवर या कौन सी क्या कंपनी था, उसने हैंड वॉश के भाव बढ़ा दिए। सी इट इज नॉट गुड थिंग। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो कस्टमर को भी मालूम पड़ता है ये कंपनी कैसा है, उसका अकाउंट जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कितना प्राइस ले रहा है, कितना उसका कॉस्ट है, हमसे कितना वो कमा रहा है। तो अकाउंट इज यूजफुल फॉर एवरीबडी, इट इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। सीधी बात है ना, गवर्नमेंट को अपने से टैक्स लेना है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे प्रोफेशनल टैक्स हो, चाहे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट टैक्स हो। तरह तरह के टैक्स हिंदुस्तान में आज भी चालू है बच्चा। और गवर्नमेंट भाई साहब हमारे बुक्स वगैरह को उखेड़ता है क्या ये बराबर टैक्स भरता है कि नहीं। मींस अकाउंट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट ऑल्सो। फर्दर इट इज यूजफुल इन जनरल टू पब्लिक। बाबूजी पब्लिक को भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि यहाँ कैसे चल रहा है, ये कंपनी क्या कर रही है। एंड ऑफ कोर्स अकाउंट इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। बाबूजी आज की तारीख में कॉर्पोरेट ज्यादा फैल रहा है। कॉर्पोरेट यानी कंपनी, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। तो उसके लिए अकाउंट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस चलाना है, पॉलिसी बनाना है, डिसीजन लेना है। तो सीधी बात है उनके लिए अकाउंट इज वेरी मच यूजफुल। सो अकाउंट इज यूजफुल फॉर ऑल। फर्दर नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स। अकाउंट का दूसरे डिसिप्लिन यानी दूसरे डिसिप्लिन यानी दूसरे जो भी अपने साथ चलने वाले ऑपरेशंस है, सब्जेक्ट्स है अपने साथ, बिजनेस के साथ, उसके साथ बाबूजी अकाउंट का क्या और कैसे रिलेशन हो सकता है, चल सकता है। तो टॉपिक का नाम है, थियरी है पूरा यार, शांति से सुन, मजे से पढ़, तेरे दिमाग को थोड़ा फैलाने का मौका मिलेगा। बट इट इज 100% थियरी, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स। मतलब दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे एक्टिविटीज, दूसरे ऑपरेशन से अकाउंट का कहां कहां कैसे कैसे ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स। बाबूजी आप समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो इनकम, तो ये सबके साथ अकाउंट का तालमेल जरूर है। भाई साहब कोई भी चीज का वैल्यू कितना करना, कोई भी चीज में से अपने को कितना इनकम मिलता है, कितना अपना कैपिटल लगता है, तो इकोनॉमिक्स ये इनकम, कैपिटल, रिसोर्सेस, सेटिस्फेक्शन ये सब देखता है। तो अकाउंट में ये सब का हिसाब भी तो रखना पड़ता है ना।
कि भाई अपन ने ये पैसा लगाया मशीन वगैरह अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने गुड्स के उत्पादन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स, वांट सेटिस्फाइंग ये वगैरह वगैरह। तो इसमें कितना खर्चा आ रहा है, इसमें से कितना इनकम आएगा, तो बाबूजी ये अकाउंट देखता है। तो इकोनॉमिक्स वाला अपना काम करे तो अकाउंट भी उसके साथ कहीं ना कहीं लगता है। अपना वही बाबूजी टॉपिक है, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट एंड अदर डिसिप्लिन। उसमें पहला बताया इकोनॉमिक्स, सेकंड रिलेशन ऑफ अकाउंट विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा शास्त्र, बाबूजी कितने सारे स्टैटिस्टिक्स में चीजें अपन सीखते हैं। ये भी मीन मोड वगैरह जिसको अपन एवरेज बोलते हैं, बाबूजी रेशियो एनालिसिस, बाबूजी न्यूमेरिकल बहुत कुछ एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स में सब कुछ होता है। बाबूजी ये सब अकाउंट में भी चाहिए मुझे। रेशियो एनालिसिस कि प्रॉफिट का सेल के साथ क्या रेशियो है, अपन कितना कमाते हैं, वो अपने कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न बनता है। सी एवरीवेयर आई एम फाइंडिंग सम रेशियो रिलेशन कि भाई मैंने 5 लाख का कैपिटल लगाया है तो मैं उसमें से कितना कमा रहा हूं, तो कुछ तो होता होगा ना, 10%, 12%, 15%। सो देयर इज अ रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन टू। बाबूजी ये सब स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, गणित, आंकड़ा शास्त्र। तो अकाउंट का कहीं ना कहीं ये स्टैटिस्टिक्स डेटा उससे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन बनता है। वन मोर थिंग, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। बाबूजी मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। आज ही कोई जुना अखबार पढ़ रहा था यार, कुछ LIC की एक पॉलिसी में उन्होंने कैलकुलेशन किया था, ये पॉलिसी ऐसा है, इतने साल तक आप प्रीमियम भरो, इसके बाद तुमको इतना ऐसा पैसा मिलेगा। बाबूजी पूरा कैलकुलेशन, पूरा मैथ्स। अब वो पॉलिसी आप 10 साल के लिए प्रीमियम भरो, 15 उसमें सब लिखा था, अच्छा 15 साल के लिए प्रीमियम भरो, 20 साल के लिए प्रीमियम भरो वगैरह वगैरह करके। बाबूजी पूरा मैथ्स, आंकड़े दिए हैं, एंट्री तो पास करना होगा, अकाउंट्स तो आएगा ना। तो जो भी ऐसा कैलकुलेशन है, कि मैंने इंश्योरेंस की बात निकाला क्योंकि आज सुबह ही पढ़ा था, तो जूने अखबार में से LIC का कोई एडवर्टाइजमेंट था पॉलिसी का, मार्च महीने का अखबार पढ़ा है तो पढ़ता था मैं। तो ये मैथ्स है जी, कि आप कितना पैसा भरोगे, कितने साल तक भरोगे, आपका टोटल पैसा कितना जाएगा, फिर आपको वो 15-20 साल के बाद कितना पैसा आएगा, गिनना पड़ता है ना। दिस इज मैथ्स। बाबूजी हम लोग FD में पैसा रखते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कैलकुलेशन, दिस इज मैथ्स। लोन लेंगे, हफ्ता भरेंगे, अल्टीमेटली एवरीथिंग मैथ्स। बाबूजी उसका हिसाब तो रखना ही है ना, मतलब अकाउंट तो साथ में आना ही है। बाबूजी हम लोग ये KLC का उपयोग करते हैं, मैं सच बताता हूँ इसमें बहुत कुछ होता है। हम लोग कंप्यूटर, मेरी बहुत इच्छा थी सालों से कि मैं अच्छा कंप्यूटर सीखूं, लेकिन साला जितना सीखने का प्रयत्न करता है ना, कुछ नया नया आते जाता है, तो मैं जो सीखता हूँ ना वो धीरे धीरे आउटडेटेड होते जाता है। तो फिर मैं भी क्या दूसरे लोग हैं यहाँ तो ये सब लोग संभाल लेते हैं, तो फिर मेरे को वो सीखने का मौका ही नहीं मिलता है। भाई साहब ये सब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में चलता है। कितनी चीज हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह ढूंढते हो, बैलेंस शीट टैली करते हो। भाई साहब सच बोलता हूं, इन कंप्यूटर दिस एंटायर वर्क इज हैपनिंग ऑटोमेटिक। उसका पूरा उन लोग ने मैट्रिसेस सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया होता है और उसके आधार पे अपने आप ये बन जाता है, टैली होके ही आता है। यू डोंट हैव टू टोटल। हमने 12th तक आपको बड़ा परेशान किया है, KLC का यूज करने नहीं दिया, एक गिन मैं भी गिनता था चिल्ला चिल्ला के साला, 2 और 2 4 और ऊपर कैरी 1 कैरी 2 और पब्लिक भी परेशान।
जब ये नया सिलेबस आया था ना 8-10 साल पहले 11-12 का, तभी मैं बोल के दिया था उन लोग को कि प्लीज अलाउ द स्टूडेंट्स टू यूज द कैलसी। नहीं माने मेरी कि नहीं नहीं इतने सालों से नहीं दिया तो अभी क्यों। अरे अभी के बच्चे लोग, हम लोग का क्या हिसाब था, और अभी के बच्चे देखो कितने फास्ट फॉरवर्ड है यार। मैं तो सुनता हूँ 2-2, 3-3 साल के बच्चे लोग वो मोबाइल से खेलते हैं, जबरदस्ती काम कर लेते हैं, और पेरेंट्स भी खुश है, मेरा बच्चा क्या मोबाइल चला लेता है ये वो। अरे तेरी, वेरी मच सरप्राइज। मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, क्या मालूम क्यों। बच्चे को बचपन मिलना चाहिए। फिर वापस बोलता हूँ वाक्य, जिंदगी भर याद रख लेना, बच्चे को बचपन मिलना चाहिए। बचपन कभी लौट के नहीं आता बच्चा। हम लोग उसके हाथ में ये दे दिया, वो बचपन कभी एंजॉय करेगा। वो मेरे जैसा 55 का होगा तभी क्या बचपन एंजॉय करेगा। साला गजब के लोग हैं। बच्चे को बचपन मिलना चाहिए यार, वो मिट्टी में खेलना चाहिए, ये होगा मोबाइल में खेल रहे हैं साले। जस्ट इमेजिन, मेरा मुद्दा था मैथ्स, मेरा मुद्दा था कैलकुलेटर, मेरा मुद्दा था कंप्यूटर, मेरा मुद्दा था अकाउंट्स। ये सब है, हाँ प्लीज, होना ही चाहिए। और अकाउंट ये सबसे रिलेटेड है, चाहे वो एफडी का इंटरेस्ट होवे, चाहे वो हमने कोई लीज का कैलकुलेशन करना होवे, इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन, तो बाबूजी ये सब अकाउंट में और ये मैथ्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है। बाबूजी मैथ्स और स्टेट में हम लोग एक चीज और करते हैं, वैसा वो पाई डायग्राम, वो चार बार डायग्राम, ये सब बनाते हैं ना, ऐसा प्रेजेंट करने को कि देखो कंपनी का सेल कितना बढ़ रहा है, ऐसा वो बार डायग्राम और ये सब बनाते हैं ना। पाई डायग्राम ऐसे गोल करके घुमा के बनाते, कलरिंग, अलग अलग मेथड्स है फॉर प्रेजेंटेशन। देयर इज ग्राफ एंड डायग्राम्स एंड पिक्चर्स एंड मैनी थिंग्स। बाबूजी ये स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और अकाउंट का संगम है। कंपनी कितना प्रॉफिट करता है, कितना खर्चा करता है, एक बार डायग्राम में सब बता देते हैं, छोटा सा, फिनिश। पाई डायग्राम में पूरा बता देते हैं, कितना ऑफिस का खर्चा है, कितना फैक्ट्री का खर्चा है, कितना रोमेट का खर्चा है, कितना कमा रहे हैं। एक छोटे सर्कल में एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड। मुझे यही बताना था, अकाउंट का, स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का बाबूजी रिलेशन बनता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड लॉ, कानून चाहिए यार। देखो, हर कानून अपने अपने जगह से, अपने अपने स्टाइल से चलता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है, बैंकिंग का एक्ट है, इंश्योरेंस का एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है। सबका अपना अपना हिंदुस्तान में एक्ट है यार। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मुझे क्या बोलना है, अकाउंटिंग एंट्री मुझे वो एक्ट को ध्यान में रख के पास करना है। If you ask me to present the books of accounts for company, then the presentation is 100% in a different manner. When we write the accounts for sole trader and partnership, our presentation in different way. When you write the accounts for banking, cooperative society, बाबूजी उसका प्रेजेंटेशन, उसका हिसाब किताब अलग है जी। तो अकाउंट का मतलब लिखना, तो अकाउंट को अपने को हमेशा प्रॉपरली सब कानून को ध्यान में रख के फॉलो करना पड़ता है। फर्दर, अकाउंट एंड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने कहा ना बाबूजी, सबसे ज्यादा अगर जो अकाउंट का किसी को उपयोग है, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने डिसीजन लेना है। मैं अभी टीवी में वो बिजनेस की सब कोई वो सीएनबीसी और ये सब चैनल देखता हूं ना, तो एक एक कंपनी के रिजल्ट आते हैं। इंफोसिस का रिजल्ट आया, टीसीएस का रिजल्ट आया, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया, वगैरह वगैरह। एंड आई यूज्ड टू स्टडी कि कैसे चल रहा है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इन लोग ने अपना फ्यूचर गाइडेंस नहीं दिया। फ्यूचर गाइडेंस मतलब आगे हमारी कंपनी क्या करने वाली है, क्या कर सकती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गाइडेंस। भाई साहब, फ्यूचर गाइडेंस इज मस्ट।
लेकिन ये टाइम उन लोग ने बोला कि नहीं, ये सब जैसे कोरोना वगैरह चल रहा है एंड देयरफॉर फ्यूचर गाइडेंस दे कैन नॉट गिव। मेरा मतलब क्या था, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट में फ्यूचर गाइडेंस देना होता है भाई साहब, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे वगैरह। अगर जो आप फ्यूचर गाइडेंस नहीं देंगे तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। मैनेजमेंट को प्रॉपर अकाउंट हाथ में आना चाहिए, उन लोग को डिसीजन लेना होता है, उन लोगों को पॉलिसी बनाना होता है, उन लोगों को प्लानिंग करना होता है, उनको बिजनेस चलाना होता है, आगे ले जाना होता है। तो जरा सोच लीजिए, अकाउंट इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। तो बाबूजी ये सब डिसिप्लिन के साथ अकाउंट चलता है। आराम से पढ़ने का सुन लो और थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लेना ऐसे, ताकि दूसरी बार जब पढ़ो ना तो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ने का, एक एक पॉइंट में तीन चार दो चार अंडरलाइन करो, बस उतना ही। नेक्स्ट टाइम रिवीजन जब भी करो एक आध बार तो इनफ है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि और कुछ कुछ भी नहीं। दिस इज सिंपल थियोरी। फर्दर बाबूजी मैं इतनी अकाउंट की बातें कर रहा हूं, बट देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। लिमिटेशंस मतलब अकाउंट में हर चीज अपने को देखने नहीं मिलती, सब चीज तुझे मालूम नहीं पड़ जाएगी। भले तेरे सामने बुक्स रखा है, तेरे सामने फाइनल अकाउंट्स रखा है, बैलेंस शीट रखा है, देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऊपर हेडिंग लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, means that balance sheet is prepared on that particular date, that day only। मतलब बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दैट वन डे ओनली। बाबूजी 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले उसका पोजीशन इधर नहीं दिखेगा। अच्छा आगे क्या हो सकता है, तो क्या सर ये आप कैसे पूछ सकते हो। मीन्स दिस इज द लिमिटेशन। अकाउंट नेवर स्पीक ऑफ एनीथिंग फॉर फ्यूचर, it never speak anything regarding past unless you show that past together with present। अगर जो आप वो साथ में बनाओगे, बताओगे, तो ही बाबूजी आप उसको बता सकोगे और फॉरवर्ड कर सकोगे, अदरवाइज नॉट। फर्दर, अकाउंट इग्नोर्स चेंज इन द मनी फैक्टर। अकाउंट इग्नोर्स चेंज इन द मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन। बाबूजी देखिए ना, इतना इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ता है, तो अकाउंट में कभी हम लोग इन्फ्लेशन की कोई कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, कभी नहीं। हम तो उतना ही लिखते हैं जितने का अपने को वो चीज पड़ा है। पहले बॉलपेन में 2 रुपए में खरीदता था तो मैं 2 रुपए लिखता था बॉलपेन परचेस। अभी मैं 5 रुपए में खरीदता हूँ, 10 में खरीदता हूँ तो क्या लिखो 5 10। तो फिर कितना भाव बढ़ गया जी, 2 में लेता था 5 में 10 में, क्या ही है बाबूजी। इन्फ्लेशन वी नेवर कंसीडर। अकाउंट में इन्फ्लेशन को हम कभी कंसीडर नहीं करते हैं। फर्दर, अकाउंट एस्टिमेट डिपेंड अपॉन पर्सनल जजमेंट। अब जब अकाउंट लिखते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं ना, अभी बोला ना अकाउंट में इतना सारा करते हैं भाई साहब, बहुत सी चीज हमारे पर्सनल जजमेंट के ऊपर भी आधार रखती है। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या, मैं एक दो चीज तेरे सामने रखता हूँ बाबू जी। डेटर में से आरबीडी अपन माइनस करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, दिस इज आवर एस्टिमेट। हर अकाउंटेंट का अपना अपना एस्टिमेट अलग होता है जी। कोई बोलेगा अपने को 2% रखना है, कोई बोलेगा 5% रखना है, कोई 4%। ये कैसे चल रहा है अकाउंट, अकाउंट बेस्ड ऑन बायस, अपने विचार, अपना सोच। फर्दर, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बाबूजी हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%, 5% वगैरह वगैरह। ये कैसे होता है रे? मैं पंखे के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, ये लैपटॉप के ऊपर बैठा हूँ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ 20%, 15% जो भी, तो क्या उतना ही वो घिसता है? हाँ, उतना ही घिसता है। ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो बिल्डिंग क्या उतना ही घिसेगा? मशीन बाबूजी
कभी कभी मशीन का अपन सोचते हैं 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, साला दूसरे तीसरे साल में एकदम खत्म हो जाता है। मशीन है ना। मुझे ये बोलना है, आप कैसे उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एक्चुअल। हम एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब इट इज एस्टिमेटेड, मतलब अकाउंट बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। ये लिमिटेशंस है। लिमिटेशन मतलब कि कहीं ना कहीं इसको रोक रहा है अकाउंट की अच्छाइयों को। लिमिटेशंस मींस इट इज कॉल्ड शॉर्टकमिंग, मतलब देयर आर सम डिसएडवांटेज आल्सो। लिमिटेशंस का मतलब फर्दर बाबूजी, जब मैं अकाउंट की बात करता हूं तो उसमें बहुत सी चीज का हम लोग समावेश नहीं करते हैं। मेनी थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। मैंने एक चीज कहा था, ह्यूमन एसेट। बैलेंस शीट में सब एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, ये वो। बाबूजी, ह्यूमन एसेट कभी नहीं होता। एचएम क्लास की बैलेंस शीट में मेरा कैपिटल है, बैंक बैलेंस है, कैश है, बेंचेस है, फर्नीचर है, प्रीमाइसिस है, सब कुछ है बाबूजी। मगर हितेश मेहता की वर्थ कितनी है? सॉरी, human value, human strength, human power, that is not reflected in the books of accounts. हमारे यहां अभी तक नहीं है। हाँ, यूरोप के कुछ देशों में है कि इंसान का वर्थ उन लोग सामने से लिख के बताते हैं कि ये इंसान इतना काम कर सकता है, उसकी इतनी ताकत है। बहुत फर्क पड़ता है जी उसका नॉलेज पे से, ये उन लोग उसमें लिखते हैं। और उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं वो अकाउंट्स में उन लोग बताने का बैलेंस शीट में कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ये सब सिस्टम अभी तक चालू नहीं हुआ। इंडियन अकाउंट नो, मैं आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने वाला हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, और उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिका है। तो जरा सोच ले हम लोग किधर नीचे रहे। मतलब हम लोग ने कभी वो गहराई से सोचा नहीं है। और हम लोग के ऊपर इसलिए दुनिया के ज्यादा देश कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उतने ट्रांसपेरेंट नहीं है भैया। ये फैक्ट बोलता हूं। कांग्रेस की गवर्नमेंट जैसे काम करती थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट देखो अलग है। मुझे ये बोलना है, फाइनेंस मिनिस्टर एक था, वो जैसे काम करता है, भले बीजेपी का ही था। दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया, वो देख लो क्या काम करता है, बीजेपी का ही है, अलग है। मुझे ये बोलना है, विदेशी लोग आपके ऊपर कैसे भरोसा करे रे? तुम्हारा तो राजकारण यानी पॉलिटिक्स बदलता है, तुम्हारा तो फाइनेंस मिनिस्टर बदलता है। तो बच्चा मुझे ये बताओ, तुम तो देश में जैसे अपने हिसाब से चलने लगे, तो फॉरेनर वाला बेचारा तुम्हारे पे कैसे भरोसा करेगा? लिमिटेशंस। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाबूजी, अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ट्रांसपेरेंट है। उन लोग हर चीज का बहुत खुलासा करते हैं। उन लोग बहुत ट्रांसपेरेंट है बाबूजी। ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप, उसने ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ताबड़तोड़ पैसा देने का बंद कर दिया, ऑन द स्पॉट इफेक्ट। और वो भी बोल के, नो नो पॉलिटिक्स, गोल गोल बातें नहीं करने का। बाबूजी उन लोग में ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, और इसीलिए दुनिया में अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉप पे है। उसके बाद और भी बहुत लोग हैं, कनाडा, ये वो वगैरह, दे आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट। हिंदुस्तान का तो नंबर आप देख लो, कहां नीचे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत गोलमाल करना पसंद करते रहे। हम लोग को क्या मालूम, खोटा विचार जल्दी आता है। देख लेना आप भी, अपने अंदर से पूछो अपने आप को, आत्मा को। हाँ, खोटा विचार जल्दी से आएगा। आपको अच्छे विचार कितने आते हैं, पूरे दिन का टोटल मारो। चलिए फर्दर, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। बाबूजी अकाउंटेंट का भी एक रोल होता है। मैं सच बताता हूं, अगर जो कंपनियों में स्कैम होता है ना, तो पहला, अगर जो गुनेगार है वो कंपनी का मैनेजमेंट तो है ही, ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके साथ जुड़े होते अकाउंटेंट। बाबूजी आप क्या लिख रहे हो, उसका बेसिक कोई प्रूफ है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शन कितना वैलिड है,
उसको लिखना चाहिए था कि नहीं, उसका अमाउंट कितना सच्चा है, वो बिजनेस के रिलेटेड है कि नहीं। बाबूजी, हम लोग ये सब बात गोल गोल करके घुमा के कैसा भी पेश कर सकते हैं, प्लीज बिलीव मी। बहुत लोग हमारे भी खोपड़ी का इस्तेमाल करने आए हैं और आज भी वो चाहते हैं कि हम लोग उसके जुड़े, लेकिन कुछ लोग, अच्छे लोग, उनके उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। वी लाइक मॉरल, वी लाइक एथिक्स। ये खाली पैसे के लिए अपने को कुछ भी करना, क्योंकि हमारे पास दिमाग है ना, उसको अलग अलग ढंग से हम लोग पेश कर सकते हैं ना। जब यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू सीख रहे हैं, आपने देखा कितनी चालाकी से हम कोई भी ट्रांजेक्शन को पेश कर सकते हैं बच्चा। दिस इज द रियलिटी। मैं टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना, तो एक वाक्य डायलॉग की तौर पे हमेशा बोलता हूं, यू मेक द रूल, आई विल टीच यू हाउ टू यूज द रूल। अब जी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, अच्छी बात है ना। अभी उस कानून का अपने लिए, अपने फायदे के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास दिमाग होना चाहिए ना। यू मेक द रूल, आई विल टीच यू हाउ टू यूज द रूल। कानून अपनी जगह पे है, तो पब्लिक है उसको एक्सप्लॉइट करने वाली, यूज करने वाली, मिसयूज करने वाली, रादर देन यूजिंग। एंड मेनी ऑफ अस दे डोंट। कुछ एथिकल लोग हैं, जो एथिकल लोग हैं बाबूजी, ये कभी भी ये काम करना पसंद नहीं करेंगे। They always want systematic work. They always want discipline, norms, and many good things. Further, area of बाबूजी सर्विस, भाई साहब, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करूंगा कि एरिया ऑफ सर्विस, अकाउंट का सर्विस कहां कहां लगता है। तो बाबूजी समाज के लिए, बाबूजी कंपनियों के लिए, बैंक के लिए, ये सब जगह अकाउंट का यूज होता है। तो बाबूजी ये था अपना पहला चैप्टर, पहला यूनिट इन द चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारे यूनिट्स है, तो वो अकाउंटिंग का। दूसरा अपना यूनिट चल रहा है, वो है कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। पूरा थियरी है, घबरा मत, बातें करूंगा खुल के। यूनिट सेकंड, चैप्टर फर्स्ट ओनली, 100% थियरी बच्चा। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, तीनों का मीनिंग आराम से बोलता हूं। पहली बात शुरू करूं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट यानी कॉमन आइडिया। कंसेप्ट मीन्स द आइडिया which is commonly accepted everywhere। जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसका मीनिंग जो हम इंडिया में करेंगे, उसका मीनिंग वैसे ही बाबूजी फॉरेन में भी होता है। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। कि हम लोग ने डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखा, तो इंडिया वाला उसका जो मीनिंग करेगा, समझदारी लाएगा, तो अमेरिका वाला भी ऐसा ही लाएगा। तो ये जो कॉमन आइडियाज है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, दैट वर्ड इज कॉल्ड कंसेप्ट। मीन्स द कॉमन आइडिया विच इज एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली। पूरे दुनिया में उसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाता है, एंड इट इज अंडरस्टूड इन द सेम मैनर। वरना सीधी बात है ना, अलग अलग तरह से अलग अलग मीनिंग लेना शुरू हो जाए दुनिया में, तो बाबू जी फिर एक दूसरे देश में अपने को एक दूसरे का अकाउंट का स्टडी कैसे करने का। तो अकाउंट में कुछ कंसेप्ट्स है, मींस द कॉमन आइडियाज विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बाबू जी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ कंसेप्ट। इंटरप्रिटेड का मतलब उसका मीनिंग निकालना। इंटरप्रिटेड मीन्स टेकिंग आउट द मीनिंग। बाबू जी, कोई भी शब्द होता है, कोई भी वाक्य होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का। इंटरप्रिटेशन मतलब उसका मीनिंग निकालने का। तो वो निकालने के लिए अपने पास दिमाग होना चाहिए, अपने पास नॉलेज होना चाहिए। और कुछ बातें
दुनिया के लेवल पे इसको सेम वे पे एक्सेप्ट करने को सीखना चाहिए। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ concepts only. Concepts are those basic assumptions and conditions. बाबूजी कुछ बेसिक assumption उसमें होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, सब जगह वो वैसे ही होता है, तो उसको बोला जाता है कंसेप्ट। जो बेसिक assumption, बेसिक कंडीशंस, बेसिक इंटरप्रिटेशन सब जगह कॉमन होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये मीनिंग सुना रहा हूं खाली, डेप्थ में जाने का बाकी, क्योंकि तीन शब्द है ना, तो तीनों का जरा मीनिंग सुन लेना, फिर डेप्थ में जाऊंगा ना। अकाउंटिंग कंसेप्ट बड़ा लंबा चलेगा जी, आज पूरा नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा मीनिंग तो बोलते हैं ना, अपन कुछ खरीदते तो पहले चखते हैं ना, हम लोग गुजराती लोग तो बहुत चालू लोग रहे। तुम मिठाई खाने को जाते हो, मिठाई ला खाने को मतलब लेने को जाते हो, तो चख हाँ के सर। हाँ हाँ सर, लेते हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ तो भाई 2-3 मिठाई चखेंगे, उसमें से फिर एक बोलेंगे ये 2 पाव किलो। ऐसा किया क्या तूने कभी? नहीं सर, मैं एक ही बार चखता हूँ, बस एक एक अरे ही मगर, मिठाई जो लेता हूँ अरे ऐसा। 3 मिठाई खा के फिर पसंद आएगा वो लेने का ना, हमसे सीखो कुछ। करेंगे। दूसरी बार जरा मिठाई वाला अंदर नहीं आने देगा। कि जरा आपकी कुछ बात मान लेंगे ना, तो जरा दुकान वाला अंदर नहीं आने देगा कि ये आया तो इसको पहले से ही बाहर करो, वॉचमैन को बोल के रखेगा इसको पहले से बाहर करो। भाई साहब, हम आपको जरा जरा ये पहले चखा रहे हैं, और फिर कंसेप्ट की दुनिया में ऐसा अंदर ले जाऊंगा कि आज का लेक्चर के शायद अगला लेक्चर, इसमें बहुत बोलने का, समझने का बाबू, बहुत सी बुक्स है इसके ऊपर, पढ़ने जितना हम लोग पढ़ते हैं ना, उतना अलग अलग ढंग से खोपड़ी चलता है। इट्स अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। या जो भी दिया है ठीक है, मेरे को बहुत कुछ इसमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं तो हेडिंग पढ़ लेता हूँ, उसके अंदर क्या है थोड़ा मालूम पड़े तो बस अपना चालू, और आपको भी उसी में मजा है, क्योंकि इसने इतना चिल्लर डाला है ना बाबू जी, चिल्लर गिनने का किसी के पास टाइम नहीं है। अभी तो मंदिर में भी हम लोग क्या चिल्लर नहीं गिनते, वजन में डालते हैं, और जितना वजन हुआ तो समझ लें का ये एक एक दो दो के सिक्के इतने, भले फिर एक दो सिक्का कम ज्यादा हो जाए तो फिर जाने दो। और अभी हम लोग कोई दे देते हैं मंदिर में, ये ले ये 500 रुपए का है, मंगता तो लेके जाओ, फिर उसमें एक दो सिक्का कम है तो अपन भी बड़ा दिल लगते हैं, मंदिर में ही रह गया ना, पैसा वांदा नहीं, और ज्यादा हुए तो दूसरे दिन वो वापस वो उसका भंडारे में डाल के आते हैं कि मंदिर का पैसा ज्यादा नहीं लेने का। लेकिन अभी वजन करके, क्योंकि इतना सारा कौन गिनेगा, साल में एक दो बार वो भंडारा खोलते हैं, इतना बड़ा भंडारा, इतना चिल्लर निकलेगा 2-3 दिन, फिर आदमी को गिनने को बैठना पड़ता है, और फिर गिनती में गड़बड़ हो जाए तो वजन करके सब फटाफट, और सिक्के पहले अलग करते हैं और फिर उसका वजन उसको मालूम है, ऐसा वाला सिक्का इतना होएगा तो इतना रुपया, फिर एक तो कम ज्यादा तो के पब्लिक को दे दो, मान लो कम है तो पब्लिक चिंता नहीं करते कि अपना पैसा मंदिर में रह गया, और पब्लिक घर में आके गिनती है, ज्यादा है तो वापस मंदिर में डाल देती है। टू द पॉइंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। बाबू जी, डेबिट क्रेडिट के जो प्रिंसिपल है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट के हो, रियल अकाउंट के हो, नॉमिनल अकाउंट के हो, बाबू जी तो ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, वो सब, डेटर मीन्स डेबिट, क्रेडिटर मीन्स क्रेडिट, these are the basic accounting principles, and yes, we needed to understand in detail, पर याद रखना it must be consistently followed। बाबू जी जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उसको कंसिस्टेंटली मतलब विदाउट चेंज, कंसिस्टेंटली मतलब हमेशा, कंटिन्यूसली, डोंट हैव चेंज, डोंट हैव फ्लक्चुएशन, तो इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, ताकि तो अपना क्या, अपना जो अकाउंट है ना, इट विल रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। तो वो था प्रिंसिपल यानी सिद्धांत की बात। और थर्ड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कंसेप्ट, कॉमन आइडियाज, प्रिंसिपल मीन सम रूल, डेबिट क्रेडिट, ये सब। अभी तीसरा शब्द कन्वेंशंस। कन्वेंशन मीन्स कस्टम, रिवाज। बाबू जी हर बिजनेस में अपने अकाउंट लिखने में कुछ अपना स्टाइल होता है, कन्वेंशन होता है।
सब बिजनेस भले अलग अलग है, अकाउंट वैसे ही डबल एंट्री है, डेबिट क्रेडिट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपने वो रिवाज के मुताबिक रखता है, कामकाज चलाता है। लेट मी गिव वन और टू एग्जांपल सिंपल। बाबूजी, कुछ बिजनेस अपना हिसाब कैश बेसिस पे ही लिखते हैं। कैश बेसिस मतलब उधार की कोई बात लिखने का नहीं, इट इज कॉल्ड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग उधार का चीज नहीं लिखेंगे, बस हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा रिवाज है। सेकंड, मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब कैश भी लिखो और उधार के जो ट्रांजैक्शन है, जो अपने अभी के अकाउंट में अपन देखते हैं ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब वो भी लिखो। दिस इज कॉल्ड मर्केंटाइल। तो कुछ लोग खाली कैश सिस्टम पे चलते हैं। ज्यादातर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, किराने वाले लोग होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, सब्जी वाले वगैरह, दे फॉलो कैश सिस्टम। मतलब क्रेडिट, कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री पास नहीं करने का एवरी ईयर। ऐसा नहीं कि इसी साल के लिए, मतलब पैसा आवे जावे लिखो। दिस इज वन टाइप ऑफ कस्टम, उनका ये रिवाज है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। तो कंसेप्ट, कन्वेंशन और ये प्रिंसिपल, ये अपना चैप्टर का नाम है। बाबूजी, मैं कंसेप्ट की तैयारी के साथ बातें शुरू कर रहा हूं। बहुत से कंसेप्ट है यार। फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी, एंटिटी यानी अस्तित्व, एंटिटी यानी स्टेटस। बाबूजी, हर बिजनेस का अपना अस्तित्व है, स्टेटस है, और वो उसके प्रोप्राइटर से अलग होता है। दैट मीन्स द एग्जिस्टेंस, एंटिटी एंड एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, स्टेटस। द एंटिटी ऑफ बिजनेस एंड एंटिटी ऑफ बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, बोथ आर सेपरेट। बाबूजी, हितेश मेहता और HM क्लासेस, both are separate. Books are maintained for HM classes, not for Hitesh Mehta. Transactions are recorded. Journal ledger is prepared. HM classes, not for Hitesh Mehta. क्यों? क्योंकि सर भले बिजनेस आप ही का है, लेकिन आप अपने बिजनेस से अलग हो। दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बाबूजी, प्रोप्राइटर पैसा लगाएगा तो बिजनेस उसको प्रोप्राइटर का कैपिटल मानेगा, और बिजनेस वो कैपिटल को लायबिलिटी मानता है। मतलब बिजनेस ने प्रोप्राइटर को वो कैपिटल का पैसा रिटर्न करना है। बाबूजी समझिए, बिजनेस की बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों है? क्योंकि बिजनेस के बुक में प्रोप्राइटर अलग है रे। प्रोप्राइटर ने पैसा दिया ना बिजनेस में, तो बिजनेस ये पैसा प्रोप्राइटर को रिटर्न करेगा रे। तो बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है। जरा सोच, प्रोप्राइटर ने तो पैसा दिया है, ऐसा बोलेगा तो बिजनेस एंड प्रोप्राइटर बोथ आर सेम। तो ठीक है, बोथ आर सेम, लेकिन अकाउंट की भाषा में मेरे को पूछ, बोथ आर सेपरेट। प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। भाई साहब, we think always from business point of view and not from proprietor point of view. That is called concept of entity. बाबूजी, मेरे पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस में थोड़ी लिख सकता हूं मैं गुड्स विड्रॉ करेगा ये मेरा ड्राइंग है जी, पैसा विड्रॉ करेगा ये मेरा ड्राइंग है जी। तो प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। कंपनी में तो ऐसा ही है। बिजनेस यानी कंपनी बिजनेस चलाती है और उसका ओनर शेयर होल्डर है, होता है ना जी। शेयर होल्डर आर द ओनर, और कंपनी जो काम करती है वो बिजनेस है। दोनों अलग है जी। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट।
ठीक है, जरा 1 मिनट आप लोग को खुला कर देता हूं भैया, क्योंकि बातें लंबी चलते रहेगी भाई। जरा बोलिए भाई, कुछ बोलना है तो, क्योंकि ये नया यूनिट चालू हो गया, पहला कंसेप्ट चालू किया रे। एंटिटी, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, स्टेटस, प्रोप्राइटर और बिजनेस का अलग। हो सका तो मैं अपनी जूनी बुक में से ये सब निकाल के दूंगा, अच्छा लगेगा। इसने ऐसी कोई बात भी नहीं किया जो मेरे मुंह से निकल जाती है ना, तो इसने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। इसने एग्जाम्पल वगैरह देके लंबा लंबा करने का, वो क्या साइंस वाले लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। और कभी क्या जरूरत से ज्यादा अपन लिखते हैं ना, रॉन्ग साइड में चले जाते हैं ना, तो जिसको समझता है ना उसको मजा भी नहीं आता, ठीक है। चलो, चल भाई। ठीक है। सेकंड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, शब्द पैसे भी तू कुछ सोचेगा और बराबर ही होगा रे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बाबूजी हम गुजराती लोगों की बात करूं, क्योंकि गुजराती है ना, जल्दी जल्दी आएगा। अभी तो हम लोग शादी ब्याह में जो थोड़ा पैसे वाले हो गए ना, उन लोग एक दूसरे का वो गिफ्ट नहीं लेते हैं। यस सर। हाँ तो अभी तो क्या हो, शादी वगैरह में हम लोग पैसा नहीं, पहले से ना बोलते, सिर्फ आशीर्वाद, नो गिफ्ट नथिंग नथिंग ऐसा करके बोल देते हैं। तो पहले के जमाने में क्या ऐसा नहीं था, मतलब लेट एवरीबडी टू गिव वॉट एवर द गिफ्ट मनी वॉट एवर दे वॉन्ट टू गिव। तो वो शादी के बाद जितना गिफ्ट जमा होता ना, तो हम लोग क्या करते, वो शादी के दूसरे दिन वो सब गिफ्ट को खोलते, तो गिफ्ट तो दिखेगी, बाद में हम लोग क्या उसमें से सोचते मालूम है, जैसे कि ये थाली, ये वो सब बर्तन दिया है नकुल भाई, तो ये सोचते कि इसकी वैल्यू कितनी, कि भाई अपने वो दूर वाले चाचा ने ये डिनर सेट दिया है, उसकी वैल्यू कितनी, ये मासी जी ने अपने को ये झूमर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी, ये भाई साहब ने अपने को ये दिया है, इसकी वैल्यू कितनी, इसने वो चांदी का सेट दिया है, ऐसा सब अलग अलग। और हम लोग उसकी क्या निकालते हैं, मनी वैल्यू। सुनता क्या मेरे को, मतलब ये हम लोग क्यों करते मालूम है, क्योंकि जब उसकी उधर शादी होएगी ना, यस सर। तो उसके उधर शादी होएगी ना, जब बीच बीच में मेरे को टक 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 करते रहे ना, हाँ यस सर यस सर, तो मालूम पड़े, तो हमको भी उसको रिटर्न देना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग ने उसका गिफ्ट लिया, बराबर है, तो उसके उधर शादी होगी तो बाबूजी हम लोग तो उसका हिसाब रखते हैं, हमारे शादी में कौन आया था, कितने लोग आए थे, उन्होंने क्या दिया था, क्योंकि उसके फिर बच्चे लोगों का शादी होएगा, अपने को भी उधर जाना पड़ेगा, जो लोग शादी में नहीं आते हम लोग भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी शादी में हम भी जाना पसंद नहीं करें, बहुत हम गलत है। लोग, क्या गलत है, वो नहीं आएंगे हम क्यों जावे, अरे भाई तू, रिकॉर्ड रखना गलत है, ऐसे कौन रिकॉर्ड रखता है। अले तेरी तो, तेरे को मालूम नहीं है, तेरे पापा को और खास करके दादा को पूछ, तेरे को सब मालूम पड़ जाएगा, ये मैं तेरे को अकाउंट पढ़ा रहा हूँ इसलिए रिकॉर्ड रखना, वो अकाउंट है बच्चा। अभी हमारे आज भी हमारे गुजरातियों के शादी में तो वो लिखते हैं, चांदला बोलते हैं, चांदला मालूम है तेरे को, चांदला प्रथा। नहीं सर। अरे यार तेरे को, तुम लोग को क्या, ये गुजराती लोग को तो, हाँ सर। पापा को दादा को पूछो जरा, ऐसा कैसे, हम लोग में तो आज भी है यार, आज भी, मतलब इवन टुडे 2020 आई एम टॉकिंग, शादी में जाएंगे तो लिखाना पड़ता है 101, 501, 1001, और उन लोग भी लिख के रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, अकाउंटिंग, तू क्या ना बोलता है, तो मालूम ही नहीं है तेरे को। सर मैं इतनी शादी में गया, मैंने तो सर आज तक हमारे ऐसा तो नहीं पापा देखा। खुद शादी कराते हैं। अरे वो ठीक है, मगर ऐसा अकाउंट रखते हैं ना कि कौन लोग आए, कितना पैसा दिए, क्या गिफ्ट दिया, गिफ्ट भी लिख के रखते हैं, ताकि उनके शादी में अपन जावे ना, समझे क्या, तो अपने यस को सर। वो देना पड़ता है बच्चा। मनी मेजरमेंट, मैं मुद्दे पे हूं यार, कि आप बोलेंगे सर ये आप क्या नाटक कर रहे हैं, कितना लिखेंगे, किसका गिफ्ट आया वो भी लिख के रखते हैं, क्योंकि उसके उधर जब शादी आएगा ना बच्चे लोगों का, तो मुझे भी उतना उसको रिटर्न करना चाहिए, और ये हमारे समाज की पहले से सिस्टम है, प्रथा है बच्चा। इसका क्या, इसके पीछे का लॉजिक है, मैं तेरे को समझा देता हूं, चल। ऐसे तो
आज के तारीख में बोला ना, कुछ लोग ये लेना देना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके पीछे का रहस्य ये था कि किसी की भी उधर शादी हो ना तो उसको खर्चा ज्यादा लगता है, तो वो बेचारा अकेला खर्चा नहीं कर सके, तो सब लोग, पूरा समाज उसको ऐसा थोड़ा 100-200 ऐसा 500 वगैरह लिखावे ताकि उसके पास एक अच्छा फंड आ जावे और उसका वो खर्चा निकल जावे। ऐसे फिर दूसरे के बच्चे का भी रहेगा तो भी सब लोग करेंगे, फिर खुद के बच्चे का आएगा तो भी सब लोग करेंगे, यानी एट अ टाइम किसी को भी ये खर्चा भारी नहीं पड़े, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के लिए ऐसा कंट्रीब्यूशन देने का, ताकि सब परिवार का ये सब जो सेरेमनी है शादी ब्याह का अच्छे ढंग से निकल जाए। ये एक अच्छी सिस्टम थी। लेकिन अभी क्या, लोगों के पास जरा पैसा का स्टैंडर्ड बढ़ गया तो कुछ जगह पे इन लोग ना बोलते कि भाई लेना देना नहीं है, ठीक है, मगर ये प्रथा अच्छी थी, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, कि इतना बड़ा खर्चा वो कैसे उठाएगा, तो कि पूरा समाज थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा और उसका वो खर्चा निकल जाता है। ठीक है, ये बाजू की बातों को छोड़ अकाउंट पे आ गया रहे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर चीज को पैसे में गिनो और उसकी एंट्री अकाउंट में लिखो। जो चीज को मैं पैसे में नहीं गिनेगा बच्चा, तो उसकी एंट्री कैसे लिखेगा? मतलब मनी मेजरमेंट, find out the value of all the items, all the transaction, all the goods, all the assets, everything, and we have to pass the entry debit, credit, journal, etc. बाबूजी, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ह्यूमन की वैल्यू मनी में एक्सप्रेस हम लोग नहीं करते हैं, हाँ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने गुड्स और सर्विस की बात किया, इनकम की बात किया, एक्सपेंस की बात किया बाबूजी, तो उसको मनी में शो करो और उसकी एंट्री अपने को पास करनी है। तो यहाँ 2 पॉइंट बताया, मैं यहाँ पूरा करता हूं। कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल चालू किया, 2 कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट ऑफ एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है बाबूजी। बहुत सारे कंसेप्ट है, एक नहीं बहुत सारे हैं, आज तो पूरा नहीं होना, मैं पहले ही बोला था, शायद अगले लेक्चर में हो जाएगा, तो मैं यहाँ रुकता हूं। थर्ड है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। आप लोग को सिर्फ सुनना है रे, मतलब कुछ लिखना नहीं, 100% थियरी है। और देखना हिस्टोरिकल वे से मेरा लेक्चर जा रहा है, फ्लो में, बाहर की भी बातें करता हूं ताकि तेरे को वो टॉपिक जरा अच्छे ढंग से समझे यार। बाकी बुक में जो दिया है वो तो मैं बोल ही रहा हूं, उसके रिलेटेड तो मैं बोलूंगा ही, लेकिन आजू बाजू का जरा ज्यादा बोलने से तेरा नॉलेज शार्प हो जाएगा और वो पॉइंट तेरे को अच्छे ढंग से समझता है, उतना ही। ठीक है बाबूजी। थर्ड पॉइंट पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हम बाद में लेंगे। थैंक यू प्लीज।